अमर बेल। फिर उमर के कैरियर की वजह से तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई और तुम उसे बुरा समझने लगी। मगर उमर की राय तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छी रही। मैंने उसे कभी तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा कहते हुए नहीं सुना, कभी भी नहीं। तुम्हारी हमेशा तारीफ करता है वो, जुनैद धीमे लहजे में कहता जा रहा था। मुझसे शादी करने के लिए किसने कहा था आपको? उमर ने अपने होंठ भींचते हुए उसने जुनैद की बात को अनसुनी करके पूछा। जुनैद उसकी बात के जवाब में खामोशी से उसे देखता रहा। वो कुछ न कहता, तब भी वो इस सवाल का जवाब जान चुकी थी। शिकस्त खोरदा अंदाज में उसने अपने सामने पड़ा हुआ पानी का गिलास उठा लिया। कई साल पहले उसने मुझसे एक बार ऐसी बात की थी। जुनैद का लहजा अब पहले से भी ज़्यादा धीमा था। शायद वो अलीज़ा के तासुरात से उसकी दिली कैफियत जान रहा था। उस वक्त मैं शादी के बारे में सीरियस नहीं था, बल्कि उस वक्त मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करना चाह रहा था और ये बात मैंने उसको बता दी थी। मगर वो बज़िद था कि जब भी शादी करो उसके ख़ानदान में करूं, तुमसे करूं। वो चाहता था कि मैं उसके ख़ानदान का एक हिस्सा बन जाऊं। मुझे इस वक्त उसकी बात पर हंसी आती थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो जितना तुम्हारा जिक्र करता था शायद वो खुद तुम में इंटरेस्टेड था। मगर बाद में मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। हाथ में पकड़े हुए ग्लास पर अलीज़ा की गिरफ्त कुछ और सख्त हो गई। मैं तालीम हासिल करने के लिए दोबारा बाहर चला गया, मगर उमर बार बार मुझे ये याद दिलाता रहा कि वापस आकर मुझे तुमसे शादी करनी है। जुनैद ने एक बार फिर कहना शुरू किया। वापस आकर भी वो मुझसे यही कहता रहा कि मैं अपनी शादी के बारे में बिल्कुल परेशान ना हूँ, क्योंकि वो बहुत अरसे पहले ही ये तय कर चुका है कि मुझे किसके साथ शादी करनी है। फिर आखिरकार जब कुछ सेट हो जाने के बाद मैंने शादी का फैसला किया, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे एक बार मिल लूँ। उसने ये भी कहा कि मैं ये जाहिर ना करूँ कि मैं उमर का दोस्त हूँ, क्योंकि उसका ख्याल था कि इस सूरत में तुम कभी मुझसे शादी पर तैयार नहीं होगी। इसलिए अब्बास के घर वालों की मदद लेनी पड़ी। वो एक बार फिर बात करते करते रुका। बुरबन में अब्बास की मम्मी तुम्हें मुझसे मिलवाने के लिए ही लेकर आई थी। वो खुद ज़ाती तौर पर मुझसे सिर्फ एक बार ही मिली थी और मेरी फैमिली को भी नहीं जानती थी, मगर उमर ने उनसे कहा कि वो तुम्हें लेकर बुरबन जाएं और मुझसे मिलवा दें। वो खालिल ज़हनी के आलम में उसका चेहरा देखती रही। मेरी और उमर की दोस्ती इस नोयत की है कि मैं उसकी बात नहीं टाल सकता। वो तुम्हारे बजाय मुझे किसी और लड़की से भी शादी का कहता तो मैं तब भी तैयार हो जाता। तुम्हारी तो खैर बात ही दूसरी थी। तुम्हारे बारे में तो वो कई सालों से मेरी ब्रेन वॉशिंग करता आ रहा था। यही वजह थी कि बुरबन में तुमसे इतने सालों बाद दोबारा मिलने पर मुझे तुम्हारे लिए कोई अजनबियत महसूस नहीं हुई। मुझे यूं ही लगा जैसे मैं बहुत सालों से तुमसे मिलता रहा हूँ। जुनैद रुका। तुमने मुझे पहचाना नहीं, हालांकि मुझे उसका खदशा था, मगर उमर को यकीन था कि तुम मुझे नहीं पहचान सकोगी। तुम्हारे बारे में उसके अंदाजे हमेशा सही साबित होते हैं। मेरे घर वालों ने भी मेरे कहने पर तुम पर यह साबित नहीं किया कि वो उमर को जानते हैं या उमर हमारे यहाँ आता जाता है। मैंने तुम्हारी और उमर की आपस में गलतफहमी के बारे में उन्हें भी बता दिया है, मगर ये सब हमेशा ऐसा नहीं रह सकता। कभी न कभी किसी न किसी तरह तुम्हें ये बात ज़रूर पता चल जाती कि मैं और उमर आपस में दोस्त रहे थे। और फिर तुम। जुनैद बात करते करते रुक गया। शनासाई, पसंदीदगी, मोहब्बत, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे लिए उमर का एक और एहसान, बस। और क्या था जुनैद इब्राहिम? अलीज़ा ने अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखते हुए बेयकीनी से सोचा, और मैं पिछले एक साल से इस गुमान में और खुशफहमी में मुब्तला थी कि ये शख्स मुझको देखकर, मुझसे मिलकर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, और मैंने अपने वजूद को खुशफहमियों और शराबों की कितनी लंबी जंजीर में जकड़ लिया था। क्या दुनिया में वाकई मोहब्बत नाम की कोई चीज़ होती है? और ये शख्स उमर का यार टे गैर जुनैद इब्राहिम, जो मुझे ये बता रहा है कि ये उमर के कहने पर किसी से भी शादी कर सकता था, ये मेरी मोहब्बत में अपने दिल के कहने पर कहाँ मुब्तला हो सकता था? वो मोहसिन के साथ उसे देख रही थी। थकन का एक अजीब एहसास उसके अंदर सरायत करता जा रहा था। कुछ देर पहले की खुशी और तमन्नियत जैसे भग से उड़ गई थी। जुनैद उससे फिर कुछ कह रहा था। मैं जानता हूँ ये सब कुछ सुनकर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मगर जुनैद कह रहा था। गुस्सा? लीज़ा ने अपनी कैफियत को जांचना नहीं चाहा। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। शायद आज पहली बार इस तरह के इंकशाफात सुनकर उसे गुस्सा नहीं आया था, न उमर जहांगीर पर, न जुनैद इब्राहिम पर, न अपने आप पर। और वो ये बात जुनैद इब्राहिम को बताना चाह रही थी कि उसे जुनैद पर गुस्सा नहीं आ रहा था, मगर यकदम ही उसे एहसास हो रहा था कि लफ्ज़ों की
चुनाव और जोड़कर अदा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लफ्ज़ अपनी वक़्त और अपनी आवाज़ भी खो गए थे। मैं तुम्हें इस सब के बारे में कभी भी धोखे में ना रखता। जल्द या बदेर मैं तुम्हें ये सब कुछ बता देता, वो कह रहा था। जल्द या बदेर, वो फिर सोचने लगी। कितनी जल्दी और कितनी देर से? अगर आज मैं इसरार ना करती तो क्या ये मुझे सब कुछ बता देता? उसने जुनैद को देखते हुए सोचा। और अगर मुझे ये सब कुछ शादी के बाद पता चलता तो मैं क्या कर सकती थी? हालांकि उमर ये चाहता था कि तुम्हें ये सब कुछ कभी ना बताया जाए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें ना बताने का मतलब है कि उमर मेरे घर ना आ सके, ना ही मैं उससे इस तरह खुलेआम मिल सकूँगा जिस तरह अब मिलता हूँ। और मैं उससे अपनी दोस्ती किसी तरह ख़त्म नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं, वो कतियत से कह रहा था। इसीलिए ये चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में हर गलतफहमी दूर कर लो। उमर एक बहुत अच्छा इंसान है और वो हमेशा मेरा बेहतरीन दोस्त रहेगा। मैं तुम्हारे कहने पर या किसी के भी कहने पर उसे नहीं छोड़ूंगा। अलीज़ा ने दूसरी कुर्सी पर पड़ा अपना बैग उठा लिया और वो उठकर खड़ी हो गई। जुनैद हैरान रह गया। तुम कहाँ जा रही हो? अलीज़ा ने जवाब देने के बजाय कदम बढ़ा दिए। अलीज़ा, अलीज़ा, जुनैद कुछ परेशान होते हुए खुद भी उठ खड़ा हुआ, मगर अलीज़ा ने मुड़कर उसे नहीं देखा। जुनैद ने अपने वॉलेट में से कुछ नोट निकालकर मेज़ पर रख दिए और खुद भी अलीज़ा के पीछे आ गया। वो अब दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतर रही थी। अलीज़ा, अलीज़ा, जुनैद एक बार फिर से आवाज़ें देने लगा। उसने मुड़े बगैर सीढ़ियाँ उतरना जारी रखा। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके सामने आ गया। क्या हुआ? तुम इस तरह बाहर क्यों निकल आई हो? अलीज़ा रुक गई। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो आगे नहीं जा सकती थी। क्या हुआ है तुम्हें? उसने परेशानी से पूछा। इस तरह खाना छोड़कर क्यों आ गई हो? मैं घर जाना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त, उसने सुने बगैर सते हुए लहजे में कहा। हमें घर ही जाना था, मगर इस तरह खाना छोड़कर। आप खाना खाएं। आप क्यों खाना छोड़कर आ गए हैं? मैं चली जाऊंगी। उसने जुनैद के दाएं तरफ से निकलने की कोशिश की। मैं खुद यहाँ खाना खाने नहीं आया था अलीज़ा, तुम्हारे साथ खाना खाने आया था, जुनैद ने अफसोस से कहा। वो अब उसके साथ चल रहा था। अलीज़ा खामोशी से चलती रही। ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, जुनैद ने बिलाकर हथियार डालते हुए कहा। अलीज़ा ने अपने कदम रोक दिए। जुनैद अब पार्किंग की तरफ जा रहा था और वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर के बाद वो गाड़ी उसके करीब ले आया। उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया और वो खामोशी से अंदर बैठ गई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर मैंने हर बात की वजाहत की है। जुनैद यकीनन अब परेशान था, इसीलिए उसने गाड़ी को मेन रोड पर लाते ही एक बार फिर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। वो उसकी तरफ देखे बगैर विंड स्क्रीन से बाहर देखती रही। अलीज़ा, मेरी तरफ से किसी गलतफहमी को दिल में जगह मत दो। अलीज़ा की खामोशी जुनैद की परेशानी में इजाफा कर रही थी। मैंने कुछ हफ्ते पहले भी एक दिन तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यही बात तुम्हें बताना चाहता था, वो कह रहा था। बल्कि मैं उमर से अपनी दोस्ती को सिरे से छुपाना चाहता ही नहीं था। ये उसका इसरार था जिस पर मुझे ऐसा करना पड़ा, मगर इसमें तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, न मेरी तरफ से न उमर की तरफ से। और हमें ऐसा क्यों करना पड़ा मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जुनैद का लहजा कदरे बेरब्त हो रहा था। अलीज़ा अब भी विंड स्क्रीन से बाहर दिखती रही। जुनैद कदरे बेचारगी के आलम में खामोश हो गया। मैं फिर भी एक्सक्यूज़ करता हूँ, हो सकता है तुम्हें ये सब कुछ बहुत बुरा लगा हो, इसलिए कोई तकलीफ़ पहुंची हो। तो वो चुप हो गया। शायद उसके पास करने के लिए कोई और बात बाकी नहीं रही थी। अलीज़ा के घर के गेट पर उसने हॉर्न बजाकर चौकीदार को मतवज्जो किया, मगर गाड़ी गेट पर रुकते ही अलीज़ा दरवाज़ा खोलने लगी। अलीज़ा, मैं गाड़ी अंदर लेकर जा रहा हूँ, जुनैद ने कहा। नहीं, आप यहीं से चले जाएं, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, अलीज़ा ने सर्द आवाज़ में उससे कहा। जुनैद का चेहरा खफ्त से सुर्ख हुआ। चौकीदार अब गेट खोल रहा था। तुम अपने शॉपर्स उठा लो, जुनैद ने पिछली सीट पर रखे हुए शॉपर्स की तरफ इशारा किया, मगर इससे पहले कि वो उन्हें उठाकर उसकी तरफ बढ़ा था, वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर उतर गई थी। जुनैद ने उसे आवाज़ दी, मगर उसने पीछे मुड़े बगैर गेट अबूर कर लिया। कुछ झुंझलाते हुए जुनैद गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले आया। लीज़ा का रवैया उसके लिए बहुत नाकाबिले यकीन था। अगर उसके वहमो गुमान में भी ये होता कि वो इस तरह के रद्द अमल का इजहार कर सकती हैं, तो वो ये कभी उसके सामने इस तरह के इंकशाफात ना करता। उसका ख्याल था कि वो थोड़ा बहुत नाराज़ होगी, मगर वो इस तरह रिएक्ट करेगी। उसका अंदाज़ा था कि वो उसे समझा बुझाकर उसे राज़ी कर लेगा, मगर उससे ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह बिल्कुल चुप साध लेगी।
अलीज़ा अपने पीछे उसकी गाड़ी के अंदर आने की आवाज़ सुन रही थी, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। नानू लाउंज में ही बैठी थी। उन्होंने अलीज़ा को मुस्कुराते हुए देखा। तुम बहुत जल्दी आ गई, मैं सोच रही थी कतरे देर से आओगी, उन्होंने उसे देखते हुए हैरत से कहा। अलीज़ा ने उनकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। एक नज़र उन्हें देखने के बाद वो रुके बगैर लाउंज से गुजर गई। नानू ने हैरत से उसे जाते देखा। वो उसके चेहरे के तासुरात से कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकी थी। अलीज़ा हाँ रुके बगैर सीधा अपने कमरे में चली आई। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने अपने बैग को अपने बिस्तर पर उछाल दिया और खुद दीवार के साथ पड़े सोफे की तरफ बढ़ गई। अपने जूते उतारकर दोनों पैर सोफे के ऊपर रखते हुए कुशन गोद में लेकर बैठ गई। वो अपनी कैफियत खुद भी समझने से कासिर थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि आज खिलाफ़े मामूल उसे रोना नहीं आया था। जुनैद इब्राहिम, उसने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। उससे कुछ देर पहले उसके होंठों से निकलने वाली तमाम जुमलों को याद करने की कोशिश की। उसका शौक अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी कि उसे गम ज़्यादा हुआ था या फिर गुस्सा, और इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक किससे था, जुनैद से, उमर से, नानो से, या फिर इन तीनों से। दरवाजे पर दस्तक देकर नानो अंदर आ गई थी। उनके हाथ में शॉपर्स थे। यकीनन जुनैद वो शॉपर्स उन्हें दे गया था। तुम ये सारी चीज़ें उसकी गाड़ी में क्यों छोड़ आई? नानो ने तंबीही अंदाज में कहा। और मूड क्यों ख़राब है तुम्हारा? उन्होंने शॉपर्स बेड पर रखते हुए कहा। फिर कोई झगड़ा हो गया है तुम दोनों में? वो अब उससे पूछ रही थी। उनके लहजे में तशवीश का अंसर नुमाया था। जुनैद भी कुछ परेशान नजर आ रहा था। मेरे रुकने के बावजूद भी वो रुका नहीं। ऊपर से तुम्हारे मुंह पर भी 12 बजे हुए हैं। आखिर हुआ क्या है? अलीज़ा उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए अपने होंठों में उंगलियों को दबाए नाखून कुतरती रही। तुम कुछ बताओगी या इसी तरह बैठी रहोगी मुंह बंद करके? इस बार नानू ने उसे झड़कते हुए कहा। अलीज़ा ने इस बार भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शादी से पहले इस तरह झगड़े हो रहे हैं तो तुम दोनों तो बाद में क्या होगा? मैं इसीलिए लंबी कोर्टशिप के हक में नहीं थी। और अलीज़ा, कम से कम तुमसे तो मैं इस तरह की हमाकत की तवक्को भी नहीं कर सकती थी। अलीज़ा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी खामोशी से पहले की तरह अपने नाखूनों को कुतरती रही। क्या तुम कसम खाकर बैठी हो कि तुम बिल्कुल गूंगी हो जाओगी और कुछ बोलोगी ही नहीं? आखिर कुछ कहो तो। नानो के सब्र का पैमाना अब लबरेज होने लगा था। नानो, आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें, मैं आपसे सुबह बात करूंगी। एक लंबी खामोशी के बाद उसने नानो से कहा। मगर आखिर में हुआ क्या है? नानो ने कुछ तशवीश आमेज अंदाज में कहा। जो भी हुआ है मैं उसके बारे में सुबह आपसे बात करूंगी। इस वक्त आप मुझे अकेला छोड़ दें, अलीज़ा ने उसी अंदाज में कहा। नानो कुछ देर कुछ न समझने वाले अंदाज में उसे देखती रही। फिर उन्होंने पूछा, खाना खाया है तुमने? सब कुछ खा चुकी हूँ, आप परेशान ना हो, अलीज़ा ने उखड़ लहजे में कहा। नानो कुछ देर इसी तरह खड़ी उसे देखती रही। फिर कुछ कहे बगैर उसके कमरे से निकल गई। अलीज़ा अपने बेड पर पड़े हुए इन शॉपर्स को घूरने लगी जिनमें मौजूद चीज़ों को कुछ देर पहले उसने बड़े शौक से जुनैद के साथ खरीदा था। इस वक्त उसे इन तमाम चीज़ों से नफरत महसूस हो रही थी। उसे सब कुछ नाकाबिल यकीन लग रहा था। आखिर ये कैसे हुआ कि मुझे कभी भी जुनैद इब्राहिम पर शुबा नहीं हुआ? कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि अब्बास के बजाय वो खुद भी उमर का दोस्त हो सकता था। तब भी नहीं जब वो इतने ज़ोर शोर से उमर की हिमायत करने में मसरूफ़ था। मुझे सोचना चाहिए था कि यह सिर्फ मामूली सी शनासाई तो नहीं हो सकती जो जुनैद को इस तरह मुझसे नाराज़ करने का भी सबब बन रही है। सिर्फ अब्बास के कहने पर या अब्बास के लिए, तो वो उमर के लिए इस तरह की फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सकता था। और फिर उस दिन वहाँ KFC में इन दोनों को इकट्ठे देखकर भी मैंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये दोस्ती दरीना भी हो सकती है। इन दोनों के दरमियान नज़र आने वाली बेतकल्लुफ़ी के बावजूद मैंने यही सोचा कि ये ताल्लुकात अभी हाल ही में इस्तवार हुए हैं, और वो भी उमर की कोशिश से। उमर को जुनैद के घर देखकर भी मुझे उस पर कोई शुबा नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या वाकई मैं इस हद तक बेवकूफ़ हूँ कि कोई भी जब दिल चाहे मुझे बेवकूफ़ बना सकता है? और वो भी इस हद तक। वो गम और गुस्से के आलम में सोच रही थी। और आखिर उमर जहांगीर चाहता क्या है, क्या करना चाहता है? अपने बेहतरीन दोस्त को मेरे गले में क्यों बांध रहा है? और वो भी उसे इस बात से बेखबर रखकर कि मैं उमर जहांगीर से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। और मुझे इस बात से बेखबर रखकर जुनैद से उसके ताल्लुकात इस नौयत के थे।
وہ آخر یہ کیوں چاہتا ہے کہ میں اسے شادی کر لوں؟ اسے عمر جہانگیر کو کیا ملے گا؟ اور باقی سب لوگ، نانو، عباس کی ممی، آخر ان سب نے میرے ساتھ ایسا اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ کیا انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں کبھی یہ سب جان جاؤں گی؟ اور پھر میں ان کے بارے میں کیا سوچوں گی؟ اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے بہترین طریقے سے اسے ٹریپ کیا گیا تھا کہ آج اگر جنید خود اسے سب کچھ نہ بتاتا تو اسے کبھی بھی ان سب پر شک نہ ہوتا، نہ وہ اصلیت جان سکتی۔ لیزا کو اب بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے عمر کے ساتھ آج سے کئی سال پہلے جنید کو دیکھا تھا۔ ان دونوں سرسری طور پر اس نے کئی بار عمر کے بہت سے دوستوں کو دیکھا تھا اور ان میں سے جنید کو پہچاننا اور یاد رکھنا ناممکن کام تھا، جب تک کہ خاص طور پر وہ ان دونوں کو آپس میں متعارف نہ کرواتا، اور ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اگر اس سے ملی بھی تھی تو سرسری انداز میں، مگر جہاں تک جنید کے فون کالز ریسیو کرنے کا تعلق ہے اسے وہ یاد آ گئی تھی۔ عمر جنید کو جین کہا کرتا تھا اور کئی بار فون کرنے پر وہ عمر تک جین کے پیغام بھی پہنچایا کرتی تھی۔ عمر کے منہ سے اس نے بہت دفعہ جین کا ذکر بھی سنا تھا، جو ڈیے کے بعد یہ دوسرا نام تھا جس کا عمر خاصا ذکر کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ جین کا اصلی نام کیا ہے۔ جن کے نزدیک یہ بات کبھی اتنی اہمیت کی حامل رہی ہی نہیں تھی۔ وہ اب معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ ان دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جنید ابراہیم عمر جہانگیر اپنے بہترین دوست کے ساتھ باندھنا کیوں چاہتا ہے؟ عمر مجھے دونوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، مجھے بھی جنید کو بھی۔ سر، میجر لطیف کور کمانڈر کا بیٹا ہے، بابر جاوید اگلے دن عمر جہانگیر کو میجر لطیف کے کوائف سے آگاہ کر رہا تھا۔ عمر نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ 2 ماہ پہلے پروموشن ہوئی ہے اس کی، بابر جاوید نے مزید بتایا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے عمر جہانگیر کو اس کی ہدایات کے مطابق میجر لطیف کے بارے میں بتا رہا تھا اور عمر کی تشویش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کا مطلب اس کے لیے پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میجر لطیف کے طور پر طریقوں سے اندازہ تو اسے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ وہ کسی سیدھے سادے عام سے گھرانے کا سپوت نہیں تھا۔ اس کی گردن کے اسی طرح کے خم تھے جس طرح کے عمر جہانگیر میں تھے، اسی لیے عمر جہانگیر نے اس کے طور طریقوں سے یہ اندازہ لگا لیا تھا، اور یقیناً عمر جہانگیر کے بارے میں یہ اندازہ میجر لطیف بھی لگا چکا تھا۔ ایسے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو بڑی آسانی سے پہچان جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی مہم سی امید پر عمر نے میجر لطیف کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، مگر جو تفصیلات بابر جاوید لایا تھا وہ خاصی حوصلہ شکن تھی۔ اس کا پورا بایو ڈیٹا آرمی سے شروع ہو کر آرمی پر ہی ختم ہوتا تھا۔ بابر، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، عمر نے اس کی تمام باتیں سننے کے بعد کہا۔ فی الحال ہمارے پاس اس آدمی کے خلاف کچھ نہیں ہے جس کو ہم استعمال کر سکیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم قدرے محتاط ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتا اسے آتے ہی میرے اوپر کوئی ایج حاصل ہو جائے، عمر نے بابر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ سر، میں نے پہلے ہی تمام پولیس اسٹیشن کے انچارجز کو وارن کر دیا ہے، خود ریکارڈ چیک کرنا شروع کر دیا ہے میں نے، پولیس پیٹرولنگ کو بھی دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، بابر جاوید نے عمر کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کوئی شکایت ہو یا نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آرمی مانیٹرنگ ٹیم تک میری کوئی شکایت نہ پہنچے، عمر نے اس کی بات کے جواب میں کہا، اور ان سب لوگوں کو بتا دو کہ مجھ تک ان کی کرپشن کا کوئی معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر مجھ تک اس طرح کا کوئی معاملہ آیا تو میں کچھ دیکھے یا سنے بغیر سسپینڈ کر دوں گا اور اس معاملے میں کوئی وضاحت قبول نہیں کروں گا، عمر نے بابر جاوید کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ خود تم بھی اپنے کھانے پینے کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے موقوف کر دو، تمہارا بینک بیلنس خاصی اچھی حالت میں ہے، ابھی کافی لمبا عرصہ تم اس میں مزید اضافے کے بغیر وقت گزار سکتے ہو۔ عمر جہانگیر اب خود بابر جاوید کی بات کرنے لگا، جس کے چہرے پر ایک کسیانی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ یس سر، اس نے اسی انداز میں اپنی خفت کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ خالی یس سر نہیں، میں واقعی تمہیں بتا رہا ہوں، اس بارے میں تمہیں بھی نہیں بخشوں گا۔ پہلے تو تمہارے بارے میں جتنی شکایتیں آتی رہی ہیں انہیں نظر انداز کرتا رہا ہوں، مگر اس بار میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں۔ عمر جہانگیر کا لہجہ بابر جاوید کو خلاف معمول سنجیدہ لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ آج کل وہ جس قسم کی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے
उसमें ये एहतियाती इक़दामात उमर जहांगीर की मजबूरी थे। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। शायद आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी की मौजूदगी के बगैर उमर जहांगीर इस किस्म की कोई हिदायत देता और उन पर अमल करवाने की कोशिश करता तो उसका पूरा मातहत अमला उसके खिलाफ एक तूफ़ान खड़ा कर देता। उमर जहांगीर को इससे पहले अपनी पोस्टिंग्स में कुछ इस तरह के तल्ख तजुर्बात हो चुके थे, जब उसने अपने मातहत अमले पर कुछ सख्ती करने की कोशिश की और उसका नतीजा उसके लिए अच्छा नहीं निकला था। खुद उसका अपना पीए उसके मुमकिन इक़दामात के बारे में तमाम इत्तलात उससे नीचे अमले को पहुंचाता रहा था। उसके इलाके के पॉलिटिकल बिग विंग्स को उसके तमाम फैसलों और उसकी मुमकिन नकलो हरकत के बारे में तमाम इत्तलात होती थीं। नतीजा उसके हर रेड की नाकामी की सूरत में निकलता था। सूरत हाल कुछ इस तरह की बन चुकी थी कि उसके शहर की पूरी पुलिस एक डीएसपी की क़यादत में एक तरफ थी और वो अकेला एक तरफ था। बज़ाहिर डीएसपी और बाकी तमाम पुलिस उसके अहकामात पर मुस्तैदी से अमल करते थे, मगर अंदरूने खाना उसके अहकामात की अफादियत को ज़ायल करने के लिए वो उसके अहकामात आने से पहले ही सरगर्म अमल हो चुके होते थे। मुकामी अखबारात पुलिस के सरबराह और उसके एडवेंचर्स की मज़ाक़खेज़ कहानियों से भरा हुआ होता, जिसमें सच्चाई कम और मिर्च मसाला ज़्यादा होता था। इब्तदाई 2 माह में उन्होंने उमर जहांगीर को ज़िच कर दिया था। इस वक्त अब्बास हैदर उसके काम आया था। वो सर्विस में उससे 5 साल सीनियर और तमाम दाव-पेच से अच्छी तरह वाकिफ़ था। सर्विस में तुम्हारे बेहतरीन साथी तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारे गार्ड, तुम्हारी पीए और तुम्हारा ऑपरेटर होते हैं, और किसी भी पुलिस स्टेशन का एसएचओ तुम्हारे डीएसपी और एएसपी नहीं। उमर अब्बास ने उसे गुर सिखाने शुरू किए थे। तुमसे 1-2 दर्जे नीचे के अफसर जो खुद भी सिविल सर्विस के ज़रिए आए हैं, वो कभी तुम्हारे वफादार साथी नहीं हो सकते। ना ही उन्हें ऐसा समझने की कोशिश करना। उनके साथ गपशप करो, गोल्फ खेलो, जम जाओ, खाओ पियो, मगर ये कभी मत सोचो कि वो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करेंगे। वो दिलचस्पी से अब्बास की हिदायत सुनता रहा। पुलिस सर्विस में हम कहते हैं कि अगर किसी ज़िला के एसपी की कारकर्दगी शानदार रहे तो उसका मतलब ये है कि उसके डीएसपी और एएसपी डफर और नाअहल हैं, और जिस ज़िले का एएसपी काम में अच्छा नहीं, इसका मतलब है कि वहाँ की असली बॉस डीएसपी या एएसपी होगा और वो एसपी से ज़्यादा अहल आदमी होता है। ये डेफिनेशन जहन में रखते हुए ये बात जहन नशीन कर लो कि वो दोनों तुम्हें कभी भी कहीं भी सेट नहीं होने देंगे। तुम उन्हें एक हुक्म दोगे आगे पहुंचाने के लिए, वो उसमें मामूली सी तब्दीली करेंगे। बज़ाहिर वो तब्दीली बड़ी पॉजिटिव लगेगी, मगर उससे वो हुक्म तुम्हारे गले में चिचुंदर की तरह अटक जाएगा और वो बुरी तरह तुम्हारे गले पड़ जाएगा और वो बरियल ज़िम्मा रहेंगे।